नमस्कार। आज अपना कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 का अंतिम चरण आज अपन पढ़ रहे हैं। अंतिम चरण में आज अपना आया है जल संरक्षण प्रबंध तथा जल स्वावलंबन और मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जाने वाली योजना। यह हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा। आज अपन मुख्य रूप से पढ़ रहे हैं जल संरक्षण के बारे में। यानी संरक्षण क्या है? संरक्षण का मतलब है रखरखाव, प्रबंध। यानी वर्षा जो ऋतु है, उस वर्षा ऋतु के अंदर जो जल हमें प्राप्त होता है उसको उचित स्थान पर रखरखाव करना ही जल संरक्षण। यानी बरसात की प्रत्येक बूंद का हम इस प्रकार से प्रबंध करें कि आने वाले समय के अंदर हम उसका उचित ढंग से उपयोग कर सकें। यदि हम उचित ढंग से उपयोग कर पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमने जल का संरक्षण किया है और यह हमने प्रबंध किया है। कई बार हम वर्षा ऋतु के अंदर जल का हम उपयोग करते हैं, परंतु शेष अवधि के अंदर भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। तो उसको भी हम कई रूपों के अंदर उसका प्रबंध करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे वो तालाब हो, चाहे नाली हो, चाहे टाका हो, यानी अन्य रूपों के द्वारा भी शेष जो पानी है उसका सही ढंग से प्रबंध किया जा सकता है तथा आने वाले समय के अंदर उसका उपयोग भी किया जा सकता है। हम प्राचीन समय के अंदर जब हम खुदाई करते हैं, यानी प्राचीन अवशेषों के बारे में यदि हम जानकारी करते हैं तो हमें कई प्रकार की खुदाई के अंदर, जब सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी की, खुदाई की, तब हमें वहां पर बावड़ी, कुएं, कुई, नहरें इत्यादि साक्ष्य मिले, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन समय के अंदर भी जल का प्रबंध और संरक्षण किया जाता है। कौटिल्य द्वारा, चाणक्य द्वारा एक पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र, उसके अंदर भी जल स्वावलंबन, जल प्रबंध, जल संरक्षण के बारे में महत्व दिया गया। यानी किसी भी राज्य के लिए सबसे सर्वाधिक है कि वहां के रहने वाली जनता को पर्याप्त और स्वच्छ जल प्राप्त हो, उसके लिए जल के स्रोत भी होने चाहिए। उन्होंने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक झील का निर्माण कराया गया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। इस झील के निर्माण के आधार पर अपन कह सके प्राचीन समय के अंदर भी जल का कितना महत्व था कि यानी वर्षा ऋतु के अन्य समय के अंदर भी हम जल का उपयोग पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे प्राचीन समय के अंदर राजस्थान के अंदर भी परंपरागत जल स्रोत थे। यानी वर्षा ऋतु के अन्य समय में हम किस प्रकार से पानी का उपयोग करेंगे, हमारे पास क्या स्रोत हैं। तो प्राचीन समय के अंदर हमारे जल के जो स्रोत थे उसमें प्रमुख रूप से बावड़ी, फिर तालाब, फिर झीलें, फिर टाका, बेरी या छोटी कुई, खड़ी और नाड़ी। यानी ये प्राचीन समय के अंदर हमारे परंपरागत जल स्रोत थे जिनसे हम पानी का संरक्षण इत्यादि करते थे। तो अधिकांश हमारे प्राचीन समय के अंदर बावड़ी का प्रत्येक गांव के अंदर हम देखते हैं कि प्रत्येक गांव के अंदर आपको बावड़ी देखने को मिलेगी, जो चारों तरफ से एक पत्थर के द्वारा उसको निर्मित किया जाता है, एकदम चौरस होती है और बीच का जो भाग होता है वो पानी का, इसके अंदर या तो वर्षा ऋतु के अंदर ये पानी इकट्ठा होता है या ये गहरी होने के कारण अंदर से भी जो भूमि के अंदर जो जल है वो भी इसमें पर्याप्त मात्रा में होता था। इसके द्वारा हमारे ओसिया में भी एक ताप्ती बावड़ी है। कहते हैं कि 11,000 महिलाएं पानी लेकर जल भरकर वापस से बाहर निकलती थी तो वो आपस में टकराती थी। तो किस प्रकार से लोगों ने इस प्रकार से बावड़ियों का निर्माण कराया। और अधिकांश यदि आपको बावड़ी देखनी है तो बूंदी जो जिला है
उस जिले के अंदर पर्याप्त मात्रा में वहां के राजा साहूकारों ने बावड़ियों का निर्माण कराया कि वर्षा ऋतु के अधिक समय के अंदर हम इस बावड़ी के द्वारा सिंचाई करके पानी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है तालाब। ये एक बड़ा रूप होता है। एक तरफ मिट्टी की दीवार या अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से ठोस पदार्थों द्वारा एक दीवार बनाकर ऐसे निर्माण किया जाता है और ये लगभग 4 से 5 मीटर 6 मीटर तक ये गहरी होती है। तो इसकी एक आगोर होती है। इस आगोर का पानी इस तालाब में आकर इकट्ठा होता है और फिर अपन अन्य समय के अंदर इसका पीने के अंदर उपयोग लेते हैं। और भोपाल जो शहर है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर तो एक तालाब है जिसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं। ये नहीं, वो तो 4-5 किलोमीटर लंबा इतना बड़ा तालाब भी आपको देखने को मिल सकता है। फिर है झीलें। हम राजस्थान के अंदर झीलों की नगरी है उदयपुर। वहां पर आप पिछोला झील, फतेहसागर झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, यानी राजा महाराजा ने उस समय भी कितना ध्यान रखते थे कि हमारी जनता को प्यासी नहीं रहे, उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, इसलिए उन्होंने झीलों का निर्माण कराया। जयसमंद झील सबसे बड़ी झील है और राजसमंद मीठे पानी की झील, जयसमंद झील, अन्नासागर झील, यानी राजस्थान लखी झील, यानी इनका भी बरसात का पानी सही ढंग से संरक्षण हो, इसलिए बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण कराया गया। अब ये टाका पश्चिमी राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल संरक्षण का केंद्र, यानी जैसलमेर बाड़मेर के अंदर प्रत्येक घर के अंदर जो आंगन है उस आंगन के अंदर एक बड़ा सा टाका बनाया जाता है। यानी इसकी गहराई लगभग कह सकते हैं कि 15 से 20 फीट तक ये गहरा होता है। 10 बाई 10 20 फीट गहरा। जब वर्षा ऋतु का छत का जो पानी है, जो पहली बार बरसात होती है, तब तो वो उस छत का पानी है टाके में नहीं डालकर बाहर की तरफ डालते हैं, जिससे छत के ऊपर जो सफाई नहीं हुई है वो सफाई करके वो पूरा का पूरा पानी बाहर की तरफ निकालते हैं। परंतु दूसरी जो बरसात होती है उसी वर्षा ऋतु के अंदर, तब ये साफ पानी है उसको टांके के अंदर छोड़ दिया। इस टांके का पानी बाड़मेर जैसलमेर के लोग वर्ष भर तक उपयोग करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बाड़मेर के अंदर कभी भी जल के लिए हड़ताल इत्यादि नहीं होते, क्योंकि वहां के लोगों ने एक जीवन अपना लिया है कि बरसात के प्रत्येक बूंद का हमें पानी का संरक्षण करना है और ये जो समस्या है पानी की, उससे यदि हमें बचना है तो हमें पानी का संरक्षण करना होगा। प्राचीन समय के अंदर लोग अपने मोहल्ले, अपने गांव के अंदर एक छोटी सी कुई बनाते थे जो चौरस होती थी, यानी 4 बाई 4 फुट की, 6 बाई 6 फुट की एकदम चौरस एकदम कुई होती थी। उसके द्वारा मोहल्ले के अंदर ही महिलाएं कुएं पर जाकर बेरी पर जाकर पानी को खींच कर बाहर निकालने का कार्य करती थी और अपने घर में पीने का पानी इससे उपयोग लेती थी। अब खड़ी ने ये भी जैसलमेर के अंदर जो पालीवाल जाति के जो लोग हुए, उन्होंने जो पानी का जो ढलान होती थी, उस ढलान के ऊपर एक पक्की दीवार बनाकर, ऐसे पक्की दीवार बनाकर इस पानी को रोकने का कार्य करते थे। ये भी एक जल संरक्षण का प्रबंध है। इसके द्वारा भी इस पानी को रोककर सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। ये नाली है, ये तालाब का छोटा रूप होता है। ये 3 से 4 मीटर गहरी होती है और इसका पानी भी पीने के लिए और पशुओं के लिए भी तथा सिंचाई के लिए भी छोटे मोटे रूप में इसको काम में लिया जाता है। अब वर्तमान समय के अंदर जल स्वावलंबन
यानी प्रत्येक व्यक्ति एक स्वावलंबी होना चाहिए कि मैं किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहूं। हम कई बार क्या करते हैं, हम सरकार के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम ग्राम के सरपंच के ऊपर निर्भर, नहीं आपने पानी क्यों नहीं। हम यदि स्वयं स्वावलंबी हो जाए तो हमें दूसरों के ऊपर, जल के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। सरकारी आंकड़ा तो ये कहता है कि प्रति वर्ष आपके घर के ऊपर इतना बरसात का पानी होता है कि यदि आप सही ढंग से उपयोग करें तो वर्ष भर तक आपको दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पर्याप्त जल होता है और आप उसका प्रबंध कर लीजिए और वर्ष तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमें स्वयं स्वावलंबी होना चाहिए। आपने सुना होगा तमिलनाडु जो राज्य है, वहां एक प्रकार का आदेश भी है और वहां के लोग उसको मानते भी हैं कि बरसात के प्रत्येक जल की प्रत्येक बूंद का वो जल संरक्षण करते हैं। इसलिए वहां पर किसी प्रकार की समस्या नहीं, और नहीं करने पर वहां सरकारी प्रावधान के अनुसार उसको दंड भी दिया जाता है। यदि हमें स्वावलंबी बनना है तो हमें प्रत्येक पानी की बूंद का संरक्षण करना होगा। अब सरकार के द्वारा भी प्रतिवर्ष ऐसी योजना चलाई जाती है कि व्यक्ति स्वावलंबी हो, इसलिए घर के अंदर टांका बनाने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। गांव के अंदर नाली है, तालाब है, झील है, उसकी खुदाई करके उसका प्रबंध वापस किया जाता है। और वर्तमान समय के अंदर गांव के अंदर जिसके पास खेत है, पर्याप्त जमीन है, तो वहां टांका बनाने के लिए भी सरकार के द्वारा ऋण दिया जाता है तथा सरकार के द्वारा अनुदान देकर जल को किस प्रकार से आप प्रबंध कर सकते हैं, इसके लिए लगातार योजनाएं चलाई जा रही है कि आने वाले समय के अंदर किसी व्यक्ति को पानी के लिए तकलीफ उठानी नहीं पड़े। इसलिए सरकार के द्वारा प्रत्येक योजनाएं चलाई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी होना चाहिए और जल का प्रबंध और संरक्षण करना चाहिए। यदि हम जल है तो जीवन है और जल नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है जल का प्रबंध करे, उसका संरक्षण करे और उसको दूषित होने से बचाए। ये भी जरूरी है। हमने ये प्रबंध तो कर लिया, परंतु हम उसको दूषित करते जाएंगे तो हम प्रबंध करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। इसलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान भी रखना है कि कोई व्यक्ति इन जल स्रोतों को नष्ट नहीं करे, उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं करे तथा इनको स्वच्छ बनाए रखने में पूर्ण योगदान दे। तभी हम कह सकते हैं कि हम जल के प्रति स्वावलंबन हो गए। इसलिए हमें आज जल संरक्षण के बारे में जब पढ़ा तो उसका प्रत्येक बिंदु को अपने जीवन में उतारते हुए जल कितना महत्वपूर्ण है, संसाधन है। आने वाले समय के अंदर कहा जाता है 2045 के अंदर यदि हम सही ढंग से इस जल का प्रबंध, उचित प्रबंध और संरक्षण नहीं किया तो 1/3 भाग भारत की जल पीने से वंचित हो जाएगी। इसलिए अभी चेते तो हम इस समस्या को कम कर सकते हैं या दूर करने का कार्य कर सकते हैं। आज अपना 8वां पाठ पूर्ण हो रहा है। भारत माता की जय।